हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स हैव सिमिलर कंपोनेंट्स इन देम, और सेल्स के अंदर सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. जो environment का effect होता है living organism के ऊपर, उससे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ordered nature है living structure का वो break down हो सके। लेकिन अगर ये order break down हो गया, if order breaks down, the organism will no longer be alive. तो जो organism है वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकता। सो लिविंग स्ट्रक्चर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनको रिपेयर करना पड़ता है टाइम टू टाइम, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम अपने स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, उन्हें मॉलिक्यूल्स को ऑल द टाइम मूव कराना पड़ता है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे ही। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते रहते हैं वो चलते ही रहते हैं, भले ही हम कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा हुआ इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, अगर हम बैठे हुए हैं क्लास में या फिर सो रहे हैं, ये मेंटेनेंस जॉब तो चलती ही रहती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गई या टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसके मेंटेन करने का काम चलता रहेगा, भले ही हम सो रहे हों, जाग रहे हों। द प्रोसेसेज विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, जो प्रोसेस जो होती है जिसके थ्रू ये मतलब साथ में मिलकर ये मेंटेनेंस जॉब चलती रहती है, ये सेल को मेंटेन करने की, टिश्यू को मेंटेन करने की, ये सारी बॉडी के अंदर जो चलती रहती है उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस जो होती है उसको ज़रूरत ये होती है कि एनर्जी ब्रेक डाउन हो सके, डैमेज होने से बच सके, मतलब कुछ भी बॉडी में कोई भी चीज़ डैमेज ना हो, तो उन सबको मतलब अगर डैमेज हो भी गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लिखा हुआ है एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये रिपेयर वगैरह होने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? ऑर्गेनिज्म के बाहर से आती है, मतलब बॉडी के बाहर से। ऐसा तो नहीं अंदर से एनर्जी आती, नहीं, बाहर से लेनी पड़ती है, जैसे हम जो खाने के थ्रू लेते हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बाहर, मतलब बॉडी के बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी को अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विच वी कॉल फूड, जिसे हम खाना बोलते हैं, टू द इनसाइड। जो हम अंदर मतलब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ही जाता है ना। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसको हम किस प्रोसेस के थ्रू बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज़ है वो ग्रो होना है उसको, तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो उसके लिए एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए उसको बाहर की तरफ से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो अर्थ पर जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड होती है, डिपेंड होती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, ज़्यादातर फूड सोर्सेज जो होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, मतलब जो कार्बन सोर्स है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज़ करता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, जो बाहर से जो एनर्जी मिल रही है वो डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं सब ऑर्गेनिज्म को एक ही तरीके की एनर्जी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक
अकेले इंसान के या अकेले ऑर्गेनिज्म के बस में तो है नहीं, कंट्रोल में तो है नहीं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। तो जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको तोड़ना पड़ता है या बनाना पड़ता है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और किस में कन्वर्ट करना पड़ता है उनको? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। जिसका यूज़ कहाँ पर होता है उस एनर्जी का? कि जो भी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी मतलब काम हो रहे हैं, रिपेयर का काम हो रहा है, ये सब में इस एनर्जी का यूज़ होता है। या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, अब मैं लिख रही हूँ, इसमें भी एनर्जी का यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमें से फूड के थ्रू ही मिलती है। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, कि जैसा जैसा इंसान को चाहिए ग्रो करने के लिए, ऐसे ऐसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ ज़रूरी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, अ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स, ये मतलब भी केमिकल रिएक्शंस की तरह होती है जिनका काम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन का सोर्स जो होता है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं इसी चीज़ को, मतलब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, अब बाहर से ऑक्सीजन जो को लेना बॉडी के अंदर, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स। और सेलुलर नीड्स के लिए, मतलब जो सेल में ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए उस फूड को तोड़ना, मतलब पहले बाहर से ऑक्सीजन लिया और उस ऑक्सीजन का यूज़ करके जो खाना हमने लिया है उसको तोड़ देना, जो सेल में नीड है उसके लिए, जो सेलुलर नीड्स है उसके लिए, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता उनके पास खाना को लेने के लिए, अंदर शरीर के अंदर लेने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज, वेस्ट के रिमूवल के लिए, मतलब इन सब के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। मे बी नीडेड बिकॉज, क्यों नहीं होता? बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म का जो पूरा का पूरा सर्फेस होता है वो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी साइज होगी ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ेगी और जो बॉडी डिज़ाइन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब क्या होगा? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम भी मल्टी सेलुलर हैं, हमारे बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जो सारी की सारी सेल्स है, ज़रूरी तो नहीं है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में हो। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन होगा तो जो भी सेल्स को रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, उसके लिए मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, सारी के सारे नीड्स उसकी पूरी नहीं हो पाएगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वेरियस बॉडी पार्ट्स, मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस फंक्शन में जो उसको परफॉर्म करना है। द अपटेक ऑफ फूड, खाने को लेना, एंड ऑक्सीजन इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फंक्शन होता है अपटेक ऑफ फूड और ऑक्सीजन। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो खाना है और ऑक्सीजन है वो बॉडी के किसी एक प्लेस पे लिया गया, मतलब किसी एक जगह पे लिया गया, लेकिन जो हमारी पूरी बॉडी है उसी को तो चाहिए, खाना भी चाहिए, हर एक सेल को खाना चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, जिससे कि क्या हो? फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, जिससे कि खाना और ऑक्सीजन हमारे मतलब बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, मतलब पूरी बॉडी में ही पूरी बॉडी की हर एक सेल को खाना और ऑक्सीजन मिल सके। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज़ द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शंस कार्बन सोर्स का यूज़ करते हैं, द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, ऑक्सीजन का एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो क्या करते हैं? बाय प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो कि ना कि यूजलेस होती हैं लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, मतलब यूजलेस तो है ही है, वो हार्मफुल भी हो सकती हैं। इसलिए जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं इनको हमें बॉडी से रिमूव करना होता है और डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो एक्सक्रीशन के थ्रू होता है। इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अगर जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो बेसिक रूल्स जो होते हैं बॉडी डिज़ाइनिंग के, उसे फॉलो किया जाए तो फिर अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड।
तो एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलिस्ट टिश्यू बनेगा, मतलब होना चाहिए, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटेड टिश्यू। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जो कि वेस्ट को, मतलब सेल्स से सारे वेस्ट को लेके बॉडी के बाहर भेज सके। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अब लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए सही से काम करने के लिए, कॉमन सी बात है। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें बाहर से भी चाहिए ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इन मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी मटेरियल कहाँ से मिलता है हमें? हम जो खाना खाते हैं हमें उसी से मिलता है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें खाना कैसे प्राप्त होता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के, मटेरियल की, जो भी चाहिए होता है वो कॉमन होता है सारे ऑर्गेनिज्म में, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से फुलफिल्ड होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटीरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सिंपल फूड मटीरियल का यूज़ करते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है? उन्हें ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जो उन्हें इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है, किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। दीज ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जैसे दो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं पहले उनको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना पड़ता है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यूज़ करने से पहले उनको जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, जिससे कि उसे यूज़ किया जा सके। टू अचीव दिस, इस चीज़ को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज़ बायो कैटलिस्ट। ऑर्गेनिज्म का किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। दस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल, इसलिए जो हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका जो सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर आते हैं एनिमल्स और फंजाई आते हैं। अब न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हमें पता है, ना पहले पढ़ा भी हुआ है इस चीज़ के बारे में, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की जो मतलब जो एनर्जी कार्बन रिक्वायरमेंट होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरी हो जाती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। इस प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, वो भी स्टोर्ड फॉर्म में। दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये मटेरियल किस फॉर्म में लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में लिया जाता है, जिसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन से प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो इमीडिएटली यूज़ नहीं किए जाते उन्हें स्टोर किया जाता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह होता है जिसे यूज़ किया जाता है जब प्लांट को उसकी ज़रूरत होती है। सिमिलर सिचुएशन हमें हमारे अंदर भी देखने को मिलती है। वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कि जो एनर्जी जो हमें मिलती है फूड के थ्रू हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये फोटोसिंथेसिस की हमें रिएक्शन दे रखी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज C6H12 और O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 H2O। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या क्या इवेंट्स होते हैं? लिखा हुआ है फॉलोइंग इवेंट्स अकर। ये इवेंट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की जाती है, उसके बाद जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है उसको
केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो स्टेप्स हैं ये ज़रूरी नहीं है एक के बाद एक हों, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो तुरंत ही, मतलब लगातार ही। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट। जो डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स रहते हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि किस पे काम करता है, वो काम उस पर करता है जो दिन में एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी क्लोरोफिल के थ्रू, उस पर काम करता है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें तो रात में अलग किया गया, फिर दिन में अलग काम किया गया। इसका मतलब यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक हों। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये मिडरिब है, देख सकते हो आप। ये लेमिना और लीफ प्लेट है। ये वीन है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये फ्लोएम जाइलम को आपको पता है वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। उसके बाद ये वेक्सिक्यूटिकल, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये गार्ड सेल, ये एयर स्पेसिस और ये क्लोरोप्लास्ट। सम सेल्स ऑफ लीफ कंटेन ग्रीन डॉट्स। लीफ के कुछ सेल्स में क्या होता है, ग्रीन डॉट्स होती हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलिस। ये ग्रीन डॉट्स जो होती है सेल ऑर्गेनेलिस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्टिविटी है जो हमें बताएगी क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया, प्लांट लिया, पॉटेड प्लांट, जिसके अंदर 10 प्लांट में वेरीगेटेड लीव्स थी, जैसे कि मनी प्लांट की या फिर क्रोटोन्स की। उसके बाद उस प्लांट को हमने एक डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए, जिससे कि जो स्टार्च है सारा का सारा यूज़ हो जाए। उसके बाद हमने उस प्लांट को सनलाइट में रखा अबाउट 6 आवर्स के लिए। उसके बाद हमने उस प्लांट में से एक लीफ को तोड़ा और उसके अंदर ग्रीन एरिया को मार्क किया और उसको ट्रेस किया, किसके ऊपर, पेपर शीट के ऊपर ट्रेस किया उसको। उसके बाद उस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डिप करके कुछ मिनट के लिए डिप किया उसको हमने बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद क्या करना है, उस लीफ को हमने एक बीकर में डालना है, जिस बीकर के अंदर क्या है, अल्कोहल है। उसके बाद जो बीकर है उसको हमने वाटर बाथ के ऊपर केयरफुली रखेंगे और उसको हीट करेंगे। तब तक सारा का सारा अल्कोहल, तब तक उसको हीट करना है, मतलब पहले उसको हमने हीट करने के लिए रखा वाटर बाथ के ऊपर, उसको हीट किया कि जब तक अल्कोहल बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि लीफ के कलर को क्या हुआ और सॉल्यूशन का कलर क्या है। उसके बाद उस लीफ को हमने आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने लीफ को लिया और आयोडीन सॉल्यूशन को हमने धो दिया। उसके बाद हम लीफ के कलर को ऑब्जर्व किया और उसको कंपेयर करेंगे, जो हमने पहले स्टार्टिंग में ट्रेस की थी लीफ को, उससे कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं पहले बिफोर स्टार्च टेस्ट कैसे दिख रहा है और आफ्टर स्टार्च टेस्ट कैसे दिख रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट होता है लीफ के कई सारे एरियाज़ के अंदर। अब स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज इन्हीं लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू होता है। किस चीज़ के लिए, उसका पर्पज़ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर, बट ये इंपॉर्टेंट है कुछ नोट करने का, कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़रूरी नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सरफेस ऑफ स्टेम्स के थ्रू भी होता है, रूट्स पे भी होता है और लीव्स पे भी होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। बहुत सारा पानी वो मतलब लॉस्ट भी हो सकता है स्टोमेटा के थ्रू। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स, जो प्लांट है उस पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती तो प्लांट उन पोर्स को क्लोज कर लेता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जो पोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का फंक्शन होता है। द गार्ड सेल स्वेल, गार्ड सेल क्या होता है, फूल जाती है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी उसके अंदर चला जाएगा तो स्वेल हो जाएगी, कॉमन सेंस। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिससे क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो खुल जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोजेज, ऐसे ही जब पोर बंद हो जाते हैं, जब गार्ड सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। ये आप देख सकते हैं गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है अंदर यहाँ पर, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये है क्या है, ओपन स्टोमेटल पोर है ये वाला, और इसमें क्या है,
क्लोज टू मतलब पूरा है। डायग्राम सब देख सकते हैं, ओपन खुला हुआ है और ये बंद है सेकेंड वाला। अब एक और एक्टिविटी है, हमने क्या लिया, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए, मतलब पॉट के साथ प्लांट्स लिए जिनका साइज़ क्या है, सेम साइज़ है। उन्हें हमने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया। उसके बाद नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन ए सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब उनको प्लांट को हमने सेपरेट ग्लास प्लेट्स के ऊपर रख दिया। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। अब जो एक प्लांट है उनमें से उसके पास हमने एक वॉच ग्लास रख दी जिसके अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, उसका काम होता है एब्जॉर्ब करना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। अब हमने दोनों प्लांट्स को सेपरेट जो बेल जार से कवर कर दिया। उसके बाद हमने वैसलीन का यूज़ किया, किस लिए, सील करने के लिए जार्स के बॉटम को ग्लास प्लेट से, जिससे कि जो पूरा सेटअप जो बनाया है वो एयर टाइट हो जाए, मतलब एयर उसके अंदर ना जा सके। उसके बाद हमने उस प्लांट को सनलाइट में रखा 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने उसमें से एक लीफ तोड़ी, दोनों प्लांट्स में से। उसके बाद हमने जो ऊपर स्टार्च वाला एक्टिविटी किया था, स्टार्च चेक किया था, ऐसे ही इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें एक्टिविटी से एक इंक्लूजन मिलता है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, ये बेल जार है, ये वॉच ग्लास है, इसके अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। ऑटोट्रॉफ्स को क्या है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको और भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर का यूज़ होता है, इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो ज़मीन पे जो प्लांट्स रहते हैं वहाँ उनको मतलब जो पानी जो मिलता है वो सॉइल से ले लेते हैं, सॉइल में जो रूट्स होती है उससे ले लेते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और जो बाकी मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, वो सारे क्या सॉइल से ले लेते हैं प्लांट्स जो होते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जिनका यूज़ किस में होता है, प्रोटीन्स को बनाने में और बाकी दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने में, कंपाउंड्स को बनाने में। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। और ये किस फॉर्म में लिया जाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी से लिया जाता है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो कि बैक्टीरिया बनाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है बैक्टीरिया और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। जो फॉर्म न्यूट्रिशन किस फॉर्म में होगा वो डिपेंड किस पे करता है कि जब फूड मटेरियल किस टाइप का अवेलेबल है या नहीं है, और किस टाइप का फूड मटेरियल है, और वो कैसे मतलब ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्टेन कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स स्टेशनरी, जैसे कि घास है या फिर मोबाइल जैसे कि जो चल सकते हैं, जैसे डियर हो गया, हिरन हो गया, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड। मतलब दोनों का तरीका अलग अलग है। मतलब कि घास तो कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो डियर है, डियर को जाना पड़ेगा अपना खाना लेने के लिए, खाने के लिए। एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव एपेटिस यूज्ड बाय अ काव एंड अ लायन। और काव और लायन का भी दोनों का न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका दोनों का अलग अलग है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। बहुत से स्ट्रेटजीज होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि खाना कैसे लिया जाएगा और किस तरह ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करेगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को तोड़ देते हैं बॉडी के बाहर और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम्स। अदर्स टेक इन होल मटेरियल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरा का पूरा खुद मटेरियल पूरा ही ले लेते हैं और ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी से, अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर तब उसको ब्रेक इट करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। बॉडी के अंदर क्या लिया गया और कैसे तोड़ा गया वो डिपेंड करता है कि बॉडी की डिज़ाइन कैसी है और बॉडी का फंक्शन कैसे है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं बिना उनको मारे। वो क्या होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी होती है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जैसे कसकटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म्स।
हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, जो खाना और जो कैसे लिया जाता है वो डिफर करता है, मतलब सेम तरीके का नहीं होता। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल्ड होते हैं। द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, जो खाना है पूरे के पूरे सरफेस के थ्रू लिया जाता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग पार्ट्स है वो स्पेशलाइज हो जाएंगे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि जो अमीबा है टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, वो जो है अपनी जो सेल होती है उसकी सरफेस से एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना देता है, विच फ्यूज़ ओवर द फूड पार्टिकल, जो खाना उसे दिखाई देता है उसके ऊपर फ्यूज़ होकर एक फूड वैक्यूल बना लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में टूट जाते हैं, विच इज एन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल के सरफेस पे आ जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा के थ्रू। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल इसको दिखा अमीबा को, इसने बनाया फॉल्स फीड, यूरोपोडिया का फॉल्स फीड बोलते हैं, और ऐसे करके इसने फूड वैक्यूल बना दिया, मतलब उसको कवर कर लिया खाने को, और फिर उसने खाना अपने अंदर ले लिया, और जो भी उसका मतलब बचा हुआ खाना जो उसके यूज़ का खाना नहीं था वो उसे बाहर निकाल देगा। इन पैरामीशियम, जो पैरामीशियम होता है वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप, उसकी सेल की जो है डेफिनेट शेप होती है, और फूड जो है एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही लिया जाता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो फूड है वो स्पॉट तक कैसे पहुँचता है, सीलिया के मूवमेंट के थ्रू, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो सीलिया जो होती है वो उसके सेल की पूरे सरफेस पर फैली होती है, मतलब कवर कर रखा होता है उसको। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक होती है। द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, उस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग रीजन स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट्स एंटर अवर बॉडी, खाने का क्या होता है जब हमारे बॉडी में ये घुस चला जाता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है मेरे चैनल पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से, अगर आपको डिटेल देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, वो आपके लिए हेल्प करेगी। अब हम देखते हैं, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम डिफरेंट टाइप तरीके का खाना खाते हैं, विच हैज़ टू बी पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, जो नेचुरली जो होता है खाना ऐसा होना चाहिए जो मतलब स्मॉल हो, सेम टेक्सचर का हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए जो हम खाना खाते हैं उसको पहले अपने दांतों से क्रश करते हैं, जिससे कि जो खाने के जो पार्टिकल्स छोटे हो जाए और सेम टेक्सचर की हो जाए, जिससे कि वो डाइजेस्ट होने में आसानी हो। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज़ सॉफ्ट, जो कैनाल की लाइनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसकी लाइनिंग सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ, जो खाने को गीला भी किया जाता है जिससे कि जो स्मूथ पैसेज हो सके खाने का। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, हम कहते हैं ना हमारे मुँह पानी आ गया, वो पानी नहीं होता है बल्कि एक फ्लूइड होता है, उसको सलाइवा बोलते हैं, जो सिक्रीट किया जाता है किससे, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, खाने को जैसे हम जो लेते हैं खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अगर उसे एलिमेंट्री कैनाल से ही एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसको पहले हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स में, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा। वो किसकी वजह से होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हेल्प से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो स्टार्च को तोड़ देता है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, तो तोड़ के क्या बनाता है उसको सिंपल शुगर बनाता है। द फूड इज़ मिक्सड थोरोली विद सलाइवा, जो खाना है उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, और मुँह के अंदर ही घुमाया जाता है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, और साथ में हमारी जो मस्कुलर टंग होती है वो भी चबाती रहती है, खाने को चबाती रहती है, इन द सेंस दांत चबाते रहता है, हमारे मुंह में वो घूमता रहता है खाना। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर, ये ज़रूरी है कि हमारा जो खाना है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो रेगुलेटेड मैनर में मूव करे अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, वो इसलिए जिससे कि
खाना हमारे बॉडी मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईजिली प्रोसेस हो सके हर एक पार्ट के अंदर। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स, जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर मसल्स होती है दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली, जो रिदमेटिकली मतलब रिदम के जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। किसके लिए? ताकि वो खाने को नीचे भेज सके। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलॉन्ग द गट, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है मतलब हम खाना खा रहे हैं वो नीचे जा रहा है तो उसको मतलब ये जो मसल्स होती हैं वो उसको पुश करती रहती है खाने को बॉडी के नीचे जाने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे जाने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल में जाने के लिए। तो ये जब इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ये पूरे गट में होती रहती है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, ये टंग हो गई, ये माउथ हो गया, इसको बकल कैविटी बोलते हैं, ये पाइप हो गया ईसोफेगस, बाद ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बाद ये डायाफ्राम, ऊपर देख सकते हैं गॉल ब्लैडर जो बाइल स्टोर करता है, और ये है बाइल डक्ट, लिवर, पेनक्रियास, अपेंडिक्स एंड लास्ट में एनस। फ्रॉम द माउथ, अब मुंह से द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस, जो खाना है स्टमक में लिया जाता है किसके थ्रू? फूड पाइप, और जैसे ईसोफेगस भी बोलते हैं। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, स्टमक जो होता है एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि एक्सपेंड हो जाता है जब खाना उसके अंदर एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की जो वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर वॉल होती है, वो हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, जो हेल्प करता है फूड के मिक्स करने में, किसके साथ? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जो डाइजेशन होता है स्टमक में उसकी हेल्प कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्टमक के वॉल पर प्रेजेंट होती है। ये क्या रिलीज़ करती है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं रिलीज़ करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, और म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन अपना काम ईजिली कर सके। और जो म्यूकस होती है प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को, किससे? फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, जिससे कि एसिड से हमारा पेट जले ना, तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करती है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल, जो खाना हमारे स्टमक से एग्जिट होता है वो भी किसके थ्रू होता है? स्फिंक्टर मसल के थ्रू होता है, विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज़ होता रहता है हमारे स्टमक से, किसके अंदर जाता है? फिर वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, विच इज़ फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस, जो कि फिट होता है कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, क्योंकि उसकी बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉइलिंग होती है उसकी। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अलग एनिमल में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है किस पे कि वो खाना क्या खा रहे हैं। जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, जैसे जो ग्रास खाते हैं, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको क्या है? लंबी चाहिए, लेंथी चाहिए, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, जिससे कि सेलुलोज को वो डाइजेस्ट कर सके, ग्रास में सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट कर सके। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है वो ईजी होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए कार्निवोर्स जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे टाइगर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन कंप्लीट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस, तो इसको मतलब डाइजेशन के लिए ये सिक्रीशन, इसे मतलब जूसेस भी मिलते हैं, कहाँ से? लीवर से मिलते हैं और पेनक्रियास से मिलते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, जो खाना स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एसिडिक होता है, और उसको क्या बनाना पड़ता है? अल्कलाइन बनाना पड़ता है, जिससे कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम जो मतलब पेनक्रियास रिलीज करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम वो वर्क कर सके। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, अब लीवर से बाइल जूस आएगा, अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, और वो भी अब हेल्प करेगा, वो फैट्स पे काम करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, फैट्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं किसके फॉर्म में? लार्ज ग्लोब्यूल्स के प्रेजेंट में, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम, जो कि डिफ़िकल्ट होता है उनको कि एंजाइम्स को कि उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो क्या करता है? जो बाइल होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देता है, जिससे कि जो एंजाइम है वो इजीली अपना काम कर सके, इंक्रीज़ करके मतलब एफिशिएंसी उनकी बढ़ सके काम करने की। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट, ये एक सिमिलर कंडीशन ऐसी है जैसे कि जो डर्ट हो जाती है कपड़ों पर, जो गंदगी लग जाती है तो हम साबुन लगाते हैं तो वो डर्ट हट जाती है, ऐसे ही। द पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स,
जो लाइपेज क्या करता है, वो फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में, फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो लिया जाता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इसको विलाई बोलते हैं। वो किस लिए होती है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो विलाई है उसके अंदर ब्लड वेसल्स की बहुत अच्छी तरीके से सप्लाई होती है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, जिससे कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंच सके। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यूज़ के रिपेयर करने के लिए। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना डाइजेस्ट मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो भेजा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल, जहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी उस मटेरियल में से। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, जो बाकी जो बचा कुचा मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू रिमूव किया जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, जो एग्जिट होगा मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा वो किसके थ्रू निकलेगा, वो भी एक स्फिंक्टर के थ्रू निकलेगा जिसे क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। अब हम पढ़ेंगे डेंटल कैरीज, दांतों के बारे में। डेंटल कैरीज टूथ डिके, जो दांत सड़ जाते हैं उससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे क्या, इनेमल और डेंटाइन। इनेमल, हमारे जो दांत इनेमल के बने होते हैं। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, से कहाँ से स्टार्ट होता है, जब बैक्टीरिया जो है शुगर्स पे एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो इनेमल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और डिमिनरलाइज हो जाता है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स मतलब बहुत सारे मिल के फूड पार्टिकल साथ मिल जाते हैं, वो स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाग, वो दांत से चिपक जाते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, खाने के साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे हमने खाना खाया, हमने ब्रश नहीं किया तो वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो दांत से चिपक जाएंगे, जैसे डेंटल प्लाग बन जाएगा। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, जो सलाइवा है वो वहाँ पर तक काम करेगा नहीं जिससे कि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि प्लाग ने क्या कर रखा है, टीथ को कवर कर रखा है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ब्रश करने से क्या कहते हैं, प्लाग निकल जाता है। बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करे उससे पहले ही क्या है, प्लाग निकल जाता है। इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करें, पल्प में इन्वेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आ सके। और अगर आपको इस चैप्टर में या किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।